गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास की एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे। 12th क्लास की एग्रीकल्चर में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें से पहले हम देखते हैं बुक में से कि हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ा है, जिससे आपको एक बुक में से अंदाज़ा हो जाता है कि आपने यहाँ तक पढ़ लिया है या कहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। तो हमने जो पहला चैप्टर है सस्य विज्ञान, मृदा और बीज, इसको हम जहाँ तक पढ़ चुके हैं सस्य विज्ञान और मृदा और बीज हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सस्य विज्ञान, इसकी परिभाषा, इसके महत्व और इसके क्षेत्र हमने पढ़ लिए। उसके बाद में हमें मृदा पढ़ना था। ये देखिए यहाँ तक आपका सस्य विज्ञान समाप्त हो जाता है, यहाँ तक। उसके बाद में मृदा स्टार्ट होती है, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता। अच्छा, मृदा उर्वरता और उत्पादकता में हमने अंतर भी देखा है। मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में क्या अंतर था, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते थे। उसके बाद में हमने इसमें मृदा क्षरण पढ़ने की कोशिश की है, मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन के बारे में जानने की कोशिश की। उसके बाद में हमने देखा कि इसको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। कौन कौन से, जलीय और मृदा क्षरण और संरक्षण यहाँ से स्टार्ट होता है। इसको हमने 2 प्रकार में विभाजित किया है, मृदा क्षरण को प्राकृतिक और त्वरित क्षरण। लेकिन जो जलीय क्षरण और वायुवीय क्षरण है वो पढ़ा है हमने। जलीय क्षरण में पढ़ा कितने प्रकार का होता है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके बाद में हमने संरक्षण की जो 2 विधियां थी, यांत्रिक विधि और जो आपकी जैविक विधि है, दोनों पढ़ी है। इसके बाद में हमने वायुवीय क्षरण के बारे में बात की, इसके प्रकार, उच्छलन, निलंबन, सतह सर्पण तक बात कर ली है। उसके बाद में मृदा वायुवीय क्षरण होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हमने कल के पीछे के लेक्चर में पढ़ा था। जलवायु कैसे प्रभावित करती है, मृदा कैसे प्रभावित करती है, और वनस्पति और स्थलाकृति। यानी कि हम लगभग यहां तक इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। अब आगे वायुवीय क्षरण है, वो आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो तीसरा पार्ट है बीज, उस पर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें वायुवीय क्षरण कितने प्रकार का होता है। ये हमने देख लिया है, 3 प्रकार का था। कौन कौन से थे 3 प्रकार? वायुवीय क्षरण के 3 प्रकार थे। कौन कौन से हैं 3 प्रकार? उच्छलन आता है, साल्टेशन पढ़ा था, कल ही पढ़ा है इसको। उसके बाद में निलंबन पढ़ा है, उसके बाद में सतह सर्पण पढ़ा था। और इसको प्रभावित कर कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, चाहे वह मृदा है, वनस्पति है, जलवायु है, जो भी कारक इसको प्रभावित करते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको वायुवीय क्षरण को रोकना है, यानी कि मृदा वायुवीय संरक्षण पढ़ना है। तो इसके कुछ सिद्धांत है, पहले वो सिद्धांत देखते हैं। तो सबसे पहले इस सिद्धांत में आता है वायु के वेग को कम करना। देखो हमने बात की है कि यहाँ पर मृदा का कोई एक कण है, वो क्या है, वायु के दबाव के कारण है, ये यहाँ से यहाँ पर चला जाता है। 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक तो इसका आकार या इसका वेट क्या है, यानी इसका आकार कितना बड़ा है या नहीं है, और दूसरा भार। अगर भारी होगा तो जल्दी से नहीं उठेगा ना। और दूसरी चीज किस पर निर्भर करता है कि वायु का दाब कितना है, वायु दाब कितना है। तो वायु दाब अगर बढ़ता है, ज्यादा तेज, आपने देखा होगा ज्यादा तेज हवाएं चलती है तो मृदा का क्षरण ज्यादा होता है, मृदा के कण बहुत ज्यादा उसके साथ उड़ करके चले जाते हैं। और हवाएं धीरे धीरे चलती है तो कणों पर दबाव कम पड़ता है। इसकी वजह से अगर कम दबाव पड़ेगा, अगर यहाँ पर दबाव कम पड़ता है तो क्या है कि मृदा के कणों का स्थानांतरण कम होगा। तो यहाँ पर वायु दाब और दूसरा कणों का आकार और भार कितना है, इस पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि ये अगर दबाव कम होगा, इस दबाव को, वायु की जो गति है, वायु की जो स्पीड है, उसको अगर हम कम कर देंगे तो मृदा के कणों का स्थानांतरण क्या है, कम हो जाएगा। पहली चीज। दूसरा कहा है मृदा कण समूह का आकार बढ़ाना। कण समूह का आकार बढ़ाना, यानी कि हम यहां पर देखो एक सिंपल सी चीज है, यहां पर अगर इस प्रकार के मृदा के कण बने हुए हैं छोटे छोटे, और कण समूह इस प्रकार बहुत बड़ा है, वो आपस में चिपके हुए हैं, तो मृदा का दबाव पड़ेगा तो ये कण समूह सारा एक साथ उठना चाहिए, लेकिन इसका वजन ज्यादा होता है, इसका भार ज्यादा होता है, उसकी वजह से नहीं उठेगा।
तो कण समूह का आकार बढ़ाना है हमें। तीसरा पॉइंट आता है मृदा सतह को नम रखना। मृदा सतह को नम रखना क्या मतलब है? देखो यहां पर सीधी बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। क्या कहता है मृदा सतह को नम रखना? कार्बनिक पदार्थ होते हैं मृदा में, और जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होंगे, कार्बनिक पदार्थ का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब जल का फॉर्मूला ये होता है H2O, यानी कि इस मृदा में पानी उपस्थित है, इस मृदा में ह्यूमस ज्यादा होगी, जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी। यानी कि हम अगर मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाल देते हैं तो उसमें नमी बढ़ जाती है, और नमी बढ़ जाती है यानी जिस मृदा में ह्यूमस ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है, उसके कण है वो आपस में चिपक जाते हैं और मृदा समूह का आकार बढ़ जाता है। देखो क्या हुआ, कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर यूं कह दे सिंपल भाषा में कि पेड़ पौधे की कोई पत्तियां हैं उनको सड़ने गलने से। दूसरी चीज है जीव जंतुओं के अवशेष से। अब इन सब जीव जंतु भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए हैं, पेड़ पौधे भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए हैं, इनसे अवशेष मिलेगा वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा। अगर ये अवशेष मिल रहा है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो हमें भी क्या चाहिए कि मृदा में नमी बढ़ाना, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए। आपने उस मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाल दिया। कार्बनिक पदार्थ डालने से क्या हुआ कि उसमें जल की मात्रा, उसमें ह्यूमस की मात्रा, उसमें आर्द्रता है उसकी मात्रा बढ़ गई। अगर आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके कण है, मृदा के कण है वो आपस में चिपक जाएंगे। मृदा के कण अगर आपस में चिपक जाएंगे, इस प्रकार अगर मृदा के कण आपस में चिपक जाते हैं तो मृदा समूह बन जाता है, और मृदा समूह को वायु है वो हटा नहीं सकती। जैसा हमने दूसरे पॉइंट में पढ़ा था ना, कण समूह का आकार बढ़ाना, कण समूह का आकार बढ़ जाता है। अगर कण समूह का आकार बढ़ गया, अब यहां पर अगर दबाव पड़ेगा तो ये कण अलग नहीं होंगे, क्योंकि नमी है इनमें चिपके हुए हैं, अलग नहीं होंगे। दूसरा क्या है कि ये समूह बड़ा हो गया, इसका भार ज्यादा हो गया, भार ज्यादा हो गया तो नहीं उठा सकता, वायु इतने बड़े कण को एक साथ नहीं उठा सकती। तो ये 3 सिद्धांत हैं। अच्छा, अब इन 3 सिद्धांतों को किस प्रकार लागू करना है, इसकी हमें 3 क्रियाएं देखनी है। वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है कृषि क्रियाएं। सबसे पहले जो आता है वो है कृषि क्रियाएं, यानी कि हमें जब फसल उत्पादन करते हैं तो जो कृषि क्रियाएं खेत में करते हैं तो उनसे हमें क्या मिलता है, वो हम किस प्रकार करते हैं। कृषि क्रियाएं देखो, फसल उत्पादन के लिए बुआई करना है, कटाई करना है, पेड़ पौधों के जो अवशेष हैं उसको मिक्स करना है, उसमें ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मृदा में जीवांश पदार्थों, जीवांश खादों का प्रयोग करना चाहिए। ये जीवांश खाद और कार्बनिक खाद एक ही चीज है, अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको जस्ट 1 मिनट पहले। दोबारा बता देते हैं कि मृदा में कार्बनिक खाद जिसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होने का मतलब यह है कि इसमें कहीं ना कहीं जल उपस्थित है, पानी उपस्थित है। अगर जल उपस्थित है तो इसका मतलब यह हो गया कि कण है, मृदा के कण है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बंध जाएंगे और मृदा समूह बन जाएगा। तो हमें कार्बनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, इसमें अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, मृदा में हरी खाद वाली फसलों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये फसलें उर्वरता बढ़ाने, कणों को बांध कर रखने और नमी को संचित। अच्छा, हरी खाद में भी वही पॉइंट है। हरी खाद में देखो, हम पेड़ पौधों को मृदा में ही, जैसे खरपतवार है, जैसे पेड़ों की पत्तियां हैं, उनको काट करके मृदा में मिक्स कर देते हैं, मृदा में मिला देते हैं। अच्छा, उन पेड़ पौधों को मिलाया है हमने, ये ध्यान रखना, पौधे के भागों को मिलाया है हरी खाद में। अच्छा, पौधे किस चीज से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हैं। अगर इन सब चीजों से पेड़ पौधे बने हैं तो ये क्या कर देंगे कि मृदा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देंगे, यानी नमी बढ़ा देंगे। अगर नमी बढ़ जाएगी तो वो आपस में मिले हुए रहेंगे, बंद कर रहेंगे और बंद कर रहेंगे। और साथ ही साथ देखो, पौधे हमने इसमें डाले, पौधे मिक्स किए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स भी तो होते हैं उनमें,
पौधे हैं, पौधों को 17 पोषक तत्वों की, खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। ये 17 खनिज तत्व उसमें उपलब्ध होते हैं ना, जो पत्तियां आपने उसमें मिक्स की, इन्हीं से तो पौधा बनता है फिर। अच्छा, 17 पोषक तत्व भी मिल गए इनको, 3 ये और 14 और मिल गए। अगर इसको पोषक तत्व मिल गए तो पौधा है उसकी वृद्धि है वो जल्दी होगी कि नहीं होगी, उस मृदा में ये सारे के सारे पोषक तत्व होंगे कि नहीं होंगे। और अगर पोषक तत्व उपलब्ध हैं, पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी खासी है, उसको मृदा उर्वरता बोला जाता है। तो मृदा उर्वरता भी ज्यादा होगी, मृदा उर्वरता भी बढ़ जाएगी, कणों को बांध करके रखेगा, पानी है वो कणों को बांध करके रखेगा और उसमें नमी की मात्रा भी अच्छी खासी बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट समझ में आया ना कि हरी खाद मिक्स करना है। हरी खाद मिक्स करने से उर्वरता क्षमता बढ़ती है, कणों को बांध करके रखने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा, आगे हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि पलवार का प्रयोग करना चाहिए। पलवार क्या होता है? पहले तो मल्चिंग समझ लो। पलवार क्या होता है? देखो, मृदा की कोई सिंपल सी सतह है इस प्रकार, ये मृदा की सतह है। अब मृदा की सतह सीधी पड़ी हुई है, यहां से मृदा के कण है वो वायु का दबाव पड़ने से एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। मृदा खाली पड़ी हुई है तो अगर हम इस पर कुछ घास फूस डाल दें, या इस पर हम प्लास्टिक की शीट डाल दें, या इस पर हम पानी दे दें, तो क्या होगा कि ये मृदा के कण है सीधा, मृदा के जो कण है वो सीधा वायु के संपर्क में नहीं आएंगे। और वायु के संपर्क में अगर नहीं आएंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण भी उनका नहीं होगा। पलवार किसको बोल देते हैं? मृदा को, मृदा की ऊपरी सतह को पॉलीथीन की सहायता से, दूसरी मृदा की सहायता से, फल और तना और पत्तियों की सहायता से, या फिर कोई प्लास्टिक की शीट है, जल है, इन सभी की सहायता से अगर हम उसकी ऊपरी परत को ढक देते हैं तो उसको पलवार या मल्चिंग बोल देते हैं। ध्यान रखना है। अगला आपका पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट आता है आपका, भूपृष्ठकरण द्वारा मृदा वाष्पीकरण कम करके नमी बनाए रखनी चाहिए। देखो, बार बार एक ही चीज आ रही है कि नमी बनाए रखना है, नमी बनाए रखना है, नमी बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि नमी के कारण मृदा के कण बंधे हुए रहते हैं। भूपृष्ठकरण टिलेज से क्या है? मृदा वाष्पीकरण कम करना है और उसकी नमी को बना करके रखना है। भूपृष्ठकरण का चाहे कम प्रयोग करो चाहे ज्यादा प्रयोग करो, अपनी फसल के अकॉर्डिंग प्रयोग करना है, लेकिन मैक्सिमम एफर्ट्स इसमें लगाने हैं कि उसकी नमी बनी रहे। अगर उसकी नमी बनी रहेगी तो क्या है कि कण बंद करके रहेंगे, और कण अगर बंद करके रहते हैं तो मृदा की उर्वरा क्षमता बढ़ जाती है। मृदा वायु के दबाव के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण नहीं होता। पांचवा पॉइंट क्या कहता है इसमें? फसल चक्कर अपनाना चाहिए। फसल चक्कर का मतलब यह है कि एक फसल आपने एक साल में एक बार एक फसल ली, उसके बाद में दूसरे साल वही सेम फसल ले ली, तीसरे साल वही सेम फसल ले ली। इसको फसल चक्कर नहीं बोलते। इससे मृदा उर्वरता कम होती है, मृदा उर्वरता कम होती है। यहां से क्या समझे कि जैसे कोई भी पौधा है, ये नाइट्रोजन लेता है, तो इसने यहां से पहले साल नाइट्रोजन ले लिया, मृदा में नाइट्रोजन की थोड़ी कमी हो गई। दूसरे साल फिर लगाया, फिर उसने नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन की फिर कमी हो गई। तीसरे साल फिर लगाया, फिर नाइट्रोजन की, यानी कि नाइट्रोजन तो खत्म हो जाएगा और मृदा की उर्वरता कम हो जाएगी। हमें करना क्या है? पहले साल एक फसल लगाई, आपने कोई घास फूल की फसल लगा ली, उसके बाद में दूसरे साल आप क्या करोगे? उसमें क्या करना है आपको? पहले साल तो आपने क्या है एक फसल लगा दी कोई घास फूल की, दूसरे साल आपने दलहनी फसल लगा दी, जिससे क्या है कि मृदा में पहले एक पोषक तत्व इसने लिया, दूसरा पोषक तत्व, ये सेम पोषक तत्व तो ये नहीं लेंगे, जैसे नाइट्रोजन इसने ले लिया, लेकिन दलहनी फसल लगाई है तो दलहनी फसल क्या करेगी कि यहाँ पर नाइट्रोजन मृदा को देती है, लेती नहीं है। रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आप सारे जानते हो इन बातों को। क्रॉप रोटेशन को शामिल करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल को अदल बदल कर बोना। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि इसमें जो घास फूल और जो दलहनी फसल है वो एक दूसरे से बदल करके बोई है, तो उसमें मृदा संरक्षण वाली फसलें होती हैं, यानी कि जो मृदा क्षरण को कम करती है, जो मृदा क्षरण को क्या काम कर देती है? कम कर देती है। अगला पॉइंट आता है आपका, भूमि को पड़ती नहीं छोड़ना चाहिए। भूमि को पड़ती नहीं छोड़ना चाहिए।
पड़ती नहीं छोड़ने का मतलब यह है कि मृदा को खाली नहीं छोड़ना है। यहां पर आपके पास मृदा है, मृदा को आपने खाली छोड़ रखा है, इस पर वनस्पति है नहीं। अगर वनस्पति नहीं है, उस पर वेजिटेशन नहीं है, तो इसमें कोई भी जड़ें भी नहीं होगी और ये सीधा का सीधा किसके संपर्क में आ जाएगी? वायु के संपर्क में आ जाएगी। अगर सीधा वायु के संपर्क में आ जाती है तो वायु क्या है? मृदा के कणों को एक स्थान से दूसरी जगह पर क्या कर देती है? स्थानांतरण कर देती है। ये आपको ध्यान रखना है कि मृदा को पड़ते नहीं छोड़ना है। अगला पॉइंट आपका ये कहता है, क्या कहता है अगला पॉइंट? कि भूमि पर, मृदा पर आप क्या नहीं कर सकते? पशुओं को नहीं चरा सकते। अगर पशुओं को चराते हैं तो मृदा के कण हैं वो ढीले हो जाते हैं, पशुओं के जो खुर होते हैं वो उसमें बैठते हैं, जिसकी वजह से मृदा थोड़ी नरम बन जाती है, मृदा कठोर नहीं रहती। मृदा अगर नरम बन जाती है तो जैसे ही वायु उस पर गिरती है, अगर मृदा कठोर है तो वायु उसको अपने साथ नहीं बहा सकती। अगर मृदा थोड़ी सी भी नरम हो गई तो क्या है? वायु उसके कण है वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण कर देती है। अच्छा, मृदा क्षरण की मैं एक बात और बता देता हूं आपको। यहाँ पर मृदा क्षरण हमेशा नुकसानदायक नहीं होता, कभी ना कभी फायदेमंद भी होता है। जब मृदा का निर्माण हो रहा होता है, जब चट्टानें टूट रही हैं, अच्छा चट्टानें टूट गई, वहीं पर पड़ी हुई है, वहां पर खेती नहीं कर सकते। अब या तो वो जल के साथ या वायु के साथ बह करके आती है तो वो और छोटे कणों में टूट जाती है, और छोटे कणों में टूट जाती है तो उसकी जो भौतिक संरचना है उसमें सुधार आता है। तो मृदा क्षरण कभी कभार लाभदायक भी होता है। बहुत से टाइम ऐसा होता है मृदा क्षरण लाभदायक भी होता है, चाहे वह जलीय क्षरण है या वायुवीय क्षरण है। ध्यान रखना है इस बात को। ये हमने पहला पॉइंट आपका खत्म कर दिया, कृषि क्रियाएं। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट 1 बाय 1 देखेंगे। पहला पॉइंट आपका खत्म हो गया। तो पहला पॉइंट क्या कहता था कि कृषि क्रियाएं किस प्रकार करनी है? जीवांश खाद का प्रयोग, हरी खाद का प्रयोग करना है। जीवांश खाद है, जीवांश खाद है, कार्बनिक खाद, हरी खाद का प्रयोग करना है, पलवार करना है, भूमि को खाली नहीं छोड़ना है, क्रॉप रोटेशन करना है, भूपृष्ठकरण के समय ज्यादा पानी का नुकसान नहीं होना चाहिए, भूमि को खाली नहीं छोड़ना है, और पशुओं की चराई है वो बंद कर देनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट क्या कहता है आपका कि वायुरोधी वृक्ष लगाने चाहिए, वायुरोधी वृक्षों की पट्टियां लगानी चाहिए। पहले तो आप ये समझ लो कि ये आपका एक खेत है, ये आपका कोई खेत है, आपको इस पर पेड़ लगाने हैं। और पेड़ किस जगह पर लगाने हैं? जैसे यहां से क्या आ रही है? आपकी हवाएं आ रही हैं, तो आपको इसके लंबवत पेड़ लगाने हैं, उल्टी दिशा में लंबवत पेड़ लगाने हैं। इसके लंबवत यानी कि इस दिशा से अगर हवाएं आ रही है तो आपको पेड़ों को यहां लगाना है। और पेड़ों को किस प्रकार लगाना है वो देखेंगे। पेड़ों को इस प्रकार लगाना है कि जो पहला पेड़ लगाए आप, एक पिरामिड के आकार का लगाना चाहिए, एक पिरामिड के आकार का इस प्रकार पेड़ों को लगाना चाहिए। इस प्रकार पेड़ों को लगाने का क्या फायदा? किस प्रकार लगाना चाहिए कि यहाँ पर छोटी है, पहली लाइन है वो छोटी फसलों की, फिर उसके बाद बड़ी फसलें हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी और बड़ी आती हैं और यहाँ पर बड़ी फसलें लगानी है, उसके बाद फिर वापिस से छोटी फसलें और उसके बाद घास वगैरह लगाया जाता है। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह है कि ये वायु को यहाँ से यहाँ पास नहीं होने देता। वायु को पास नहीं होगा तो वायु का प्रेशर कम हो जाएगा, वायु को पास नहीं होने देगा। तो देखो, वायु की गति मंद करने के लिए जिस दिशा से हवाएं आती हैं उनके समकोण दिशा में वृक्षों, झाड़ियों और घासों को सुनियोजित पट्टियों में लगाते हैं, जिससे मृदा क्षरण कम हो जाता है। सतह से वाष्पीकरण भी नहीं होता। अगर वाष्पीकरण नहीं होगा तो उसमें नमी बनी रहेगी, और अगर नमी बनी रहती है तो आप सभी जानते हो कि मृदा क्षरण कम होता है। पिरामिड आकार का बनाना चाहिए। ये देखो, पिरामिड आकार का बना हुआ है, पिरामिड आकार का बना होना चाहिए। अंदर की लाइन में शिखर बढ़ने वाली, यानी कि ये वाली शिखर बढ़ने वाली, ये थोड़ी सी कम बढ़ने वाली, ये साइड में कम बढ़ने वाली, और लास्ट में धीरे धीरे बढ़ने वाली या घास लगा सकते हैं। हवा जिस दिशा में आती है उसमें छोटे वृक्ष, बीच में थोड़े बड़े, और बाद में हवा जाने वाले दिशा में सबसे बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं। जिस दिशा में हवा जाती है, यानी कि इस दिशा में हवा जाएगी तो सबसे बड़े वृक्ष लगाए जाएंगे। अच्छा, अब ये पट्टियों के बीच में अंतर कैसा रखना है, किस प्रकार? देखो, पट्टियां लगाई गई है इस प्रकार, ये पट्टियां लगाई जाती है यहाँ पर, ये जो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूं आपको, ये यहाँ पर पट्टियां लगाई जाती हैं। इन दोनों पट्टियों के बीच का अंतराल है वो 3 से 4 मीटर रखना चाहिए। देखो, एक बार मैं खेत है आपको दोबारा बना करके दिखाता हूं। खेत है उसको दोबारा बना करके दिखाता हूं। देखो क्या होता है कि यहां पर आप इस प्रकार पट्टियां लगाते हैं चारों तरफ,
किस प्रकार, यहां पर आपने पट्टियां लगानी है, यहां पर भी हवा अगर इस साइड से आ रही है तो यहां पर पट्टियां लगाते हैं, यहां पर भी पट्टियां लगाते हैं। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहां पर छोटे पौधे लगाने हैं, यहां पर छोटे पौधे लगाने हैं, यहां पर थोड़े से बड़े पौधे लगाने हैं, यहां पर थोड़े से बड़े पौधे लगा दिए आपने, यहां पर थोड़े से बड़े पौधे लगा दिए, यहां पर फिर थोड़े से इससे बड़े लगा दिए, यहां पर फिर थोड़े से बड़े, और यहां पर बीच में पूरे बड़े पौधे लगाने हैं। ये पौधे की हाइट है, पूरे बड़े पौधे लगाने हैं यहां पर। तो ये क्या बनेगा, एक पिरामिड बनता है इस प्रकार का, इस प्रकार का पिरामिड बनेगा। तो ये क्या है, अब इसको जूम करके देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। अगर इसको जूम करके हम देखना चाहें तो कैसा दिखाई देता है, ये देखो दोनों लाइनें हैं, दो लाइन बनी हुई है, इन दोनों लाइनों के बीच का अंतर है वो 3 से 4 मीटर रखना है, 3 से 4 मीटर। और जो पौधे हैं ना उनके बीच का अंतर 1 से 2 मीटर रखना है, पौधों के बीच का अंतर कितना रखना है, 1 से 2 मीटर रखना है। और पौधे लगाने हैं वो ना, वो इस प्रकार के पौधे लगाने हैं कि जिनके बीच में से हवा पास ना हो, जिनके बीच में से अगर वायु पास हो जाएगी, वायु चली जाएगी तो फिर तो फायदा ही नहीं हुआ उनको लगाने का। तो उनके बीच में से हवा पास नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हवा पास नहीं होगी, बहुत अच्छी चीज है कि उनको सघनता का ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमें कौन कौन से पेड़ लगा सकते हैं, जिस प्रकार नीम लगा सकते हो एज अ डायरेक्टा इंडिका, शीशम लगा सकते हो, डेलबर्जिया शीशु। बाकी आगे देखते हैं कि कौन कौन से पेड़ इसमें लगाए जा सकते हैं। ये देखो आपका यहां पर दिया हुआ है कि कौन कौन से पेड़ों को आपको लगाना है, नीम, जामुन, शीशम, इमली, बेर, अमलतास। अच्छा, यहां पर पेड़ों में हमने देखा है 3 प्रकार के पेड़ लगाने हैं। सबसे पहले हमने खेत बनाया, उसमें इस लाइन में यहां पर छोटे पौधे लगाए। छोटे पौधों का मतलब है घास फूल के, जिनका तना कमजोर होता है, घास फूल के पौधे लगा दो। उसके बाद में हमें लगाना है झाड़ियां, यहां पर आप झाड़ियां लगा दो, यहां पर क्या लगा दो, झाड़ियां लगा दो। और यहां पर बीच में क्या है, बड़े पेड़ लगाए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, यहां पर बीच में बड़े पेड़ लगाने हैं। तो देखो बेर है, बेर की झाड़ियां होती है, अमलतास लगाना है, जामुन, इमली लगा सकते हो, नीम, शीशम, बबुल, ये पेड़ लगाए जा सकते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट कहता है। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में अगर बात करते हैं, क्या लिखा है, मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना, मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना, यानी कि मिट्टी के टीले हैं, जब मिट्टी के जो टीले बने हुए हैं इस प्रकार, और इन पर क्या करना है, हमें जो उस क्षेत्र में झाड़ियां लगती हैं उन झाड़ियों को यहां पर लगा देना है। अगर ये टीले इसी प्रकार रहेंगे, हमने कल बात की थी ढलान वाले क्षेत्रों में ज्यादा कटाव होता है, जहां पर ढलान होता है क्योंकि वहां पर दबाव ज्यादा लगता है, प्रेशर ज्यादा लगता है, कटाव ज्यादा होगा। यहां पर क्या है, झाड़ियां अगर बना देते हो, झाड़ियां अगर लगा देते हो तो यहां पर कटाव को कम किया जा सकता है। ये झाड़ियां क्या काम करेगी, मल्चिंग का, पलवार का काम करती है। हम अभी देख चुके हैं कि मृदा को ढकने को क्या बोल देते हैं, पलवार कर देते हैं। ये झाड़ियां कौन कौन सी हैं, खीप, जड़बेरी, फोग और बुई। आपने सामान्य तौर पर सड़क के साथ में या जो अपने आप उग जाती है झाड़ियां वो देखी होगी, खीप और बुई अपने आप उग जाती है। चौथा पॉइंट आपका क्या कहता है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाले पेड़, झाड़ियां, घासें वायु क्षरण को रोकने में सहायक होते हैं। कौन कौन से जो पेड़ और झाड़ियां हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सिंपल है, खेजड़ी, प्रोस्पिस सिनेरेरिया, शीशम, डेलबर्जिया शीशु, रोहिडा, टिकोमेला उंडोलाटा, बबुल है प्रोस्पिस जूलिफेरा, एकासिया टोर्टालिस, इजरायली बबुल बोलते हैं इसको। अच्छा, झाड़ियों में हमने अभी बात की कौन कौन सी सब्ज झाड़ियां कौन कौन सी प्रयोग करते हैं, खीम, फोग, अरंडी, जड़बेरी। और घासकुल की जो सबसे लास्ट में लगाई थी ना, इस प्रकार का खेत बनाया था, यहाँ पर छोटे घासकुल, यहाँ पर झाड़ियां, यहाँ पर झाड़ियां, यहाँ पर बड़े पेड़। तो पेड़ थे वो वृक्ष थे, ये वाले यहाँ पर लगाने हैं, जो झाड़ियां हैं वो यहाँ पर लगानी है, झाड़ियां हैं यहाँ पर लगानी है, और घासकुल के पौधे हैं बिल्कुल कोने पर लगाने हैं। आप समझ रहे हो, सेवन और अंजन घास लगाना है। कर्णकस सिलेरिस बोल देते हैं इसको, कर्णकस सिलारिस।
तो यहां पर हमने वायुवीय सरण को खत्म कर दिया है। विंड इरोजन को हमने, विंड इरोजन से मृदा को किस प्रकार हम बचा सकते हैं वो पढ़ा था। वायुवीय सरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं, विंड इरोजन किस टाइप का होता है, ये सारा कुछ हम यहां पर पढ़ चुके हैं, ये सारा कुछ हम यहां पर खत्म कर चुके हैं। जो अगला टॉपिक आपका रहता है वो देख लीजिए, उसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो आता है बीज, उसके बाद में बीज की परिभाषा, बीज की परिभाषा के बाद में आते हैं उत्तम बीज के क्या क्या क्वालिटी, सीड्स के क्या क्या पहचान है वो पढ़ते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं बीज उत्पादन किस प्रकार होता है और बीज उत्पादन में इसके क्या क्या प्रकार रहते हैं। उसके बाद में आ जाती है आपकी उत्तम बीज की किस प्रकार पहचान कर सकते हैं, बीज उत्पादन के वैज्ञानिक तरीके क्या हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस जेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर जेट में नहीं तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बीज से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीज। और इसके अलावा हम इसकी सुषुप्तावस्था के बारे में, सुषुप्तावस्था यानी कि ये फेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी जो बीज है वो उगता नहीं है, और इसको हम किस प्रकार सुषुप्तावस्था को तोड़ सकते हैं लास्ट में पढ़ेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो तकरीबन 4 से 4 वीडियो और बनेंगी इस चैप्टर की, बीज, बीज प्रकार, सुषुप्तावस्था, उत्तम बीज के गुण। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिएगा।